वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की। और आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे विद हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है हम अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिफाइंड as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। मतलब यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हेल्दी रहना या हेल्थ जो है दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप फिजिकली फिट हैं या मेंटली फिट हैं। यहां पर देखिए इन तीनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है कि आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी आप बहुत अच्छे हेल्दी होने चाहिए, इसके साथ साथ सोशल वेलबींग होना बड़ा जरूरी है। सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि आप जो है आस पड़ोस आपकी जो सोसाइटी है उसके साथ आप किस तरह से आप मैनेज करते हैं, बिहेव करते हैं, किस तरह से उनके साथ उठना बैठना है, उन सब चीज़ों को भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी तो ही जो है यू कैन से कि यू आर हेल्दी। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, मतलब आपके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कोई आपको बीमारी नहीं है, तब सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर हेल्दी। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इस चीज का याद रखिए। और दूसरे तरफ अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी अपनी सुरक्षा जो है इट इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एन अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजरी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में या प्रोडक्शन प्रोसेस जो है आपका, वहां पर जब आप काम करते हैं तो वहां पर कई तरह के जो है डेंजर या रिस्क जो है वहां पर हमेशा रहता है, जिससे कि आपका कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी होने के चांसेस हो। तो वहां उन इंजरी से, उन एक्सीडेंट से, उन रिस्क से आप अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। दैट कंडीशन इज सेफ्टी। तो सेफ्टी और हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है जब आप काम करें। उस चीज का ध्यान रखना है जब भी आप वर्किंग कंडीशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। अब बात करते हैं एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट इज एन अनवांटेड इवेंट, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाए। तो इट इज एन अनवांटेड इवेंट दैट इज नेवर शेड्यूल्ड और प्लान्ड। कभी प्लानिंग नहीं करके चलते। अगर हम सुबह घर से चलते हैं तो हम कभी भी शेड्यूल नहीं होता कि आज जो है, आज वेडनेसडे है, आज फ्राइडे है, आज 8 बजे है हमारा प्लानिंग कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना ही हम कभी चाहते हैं। तो दिस इज एन अनवांटेड इवेंट दैट इज नेवर शेड्यूल्ड और प्लान्ड। कभी भी जो है इसको हम प्लान नहीं करते हैं और ये एक अनवांटेड इवेंट है, लेकिन ये हो जाते हैं। अनप्लैंड है, कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आर एक्सीडेंट्स इनएविटेबल? क्या इसका पहले से पता चल सकता है कि आज एक्सीडेंट होगा? नहीं पता चल सकता, है ना। तो डू दे अकर एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेली रूटीन? यस। कभी छोटा या कभी बड़ा जो है एक्सीडेंट कभी भी किसी के भी साथ जो हो सकता है। कैन दे बी अवॉइडेड? क्या इससे बचा जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है? इसका आंसर है नो, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट उनका रिस्क जो है हम कम कर सकते हैं अपने सेफ्टी मेजर्स को जो है फॉलो करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी के साथ भी एक्सीडेंट जो है छोटा या बड़ा हो सकता है। तो दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट उनका जो रिस्क है वो हम कम कर सकते हैं। हम अपने आप को सेफ रख के, सेफ्टी प्रिकॉशंस, मेजर्स लेते हुए अगर हम काम करेंगे वर्क रूटीन में, तो हम एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं एक्सीडेंट्स के ऑन द वर्क प्लेस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब वर्क प्लेस में हम काम करते हैं तो कुछ एक ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जो है वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाते हैं। कुछ एक रीजन जैसे यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 इज लिफ्टिंग। यहाँ पर देखिए इंसान है, इसने बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं उनको लिफ्ट कर लिया, बट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब हम लिफ्टिंग कर लेंगे, उतना ज्यादा वेट जो है हम अगर नहीं उठा सकते, तो उस वजह से हो सकता है कि हमारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, वो एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है आपने सुना होगा जब ज्यादा लिफ्टिंग कर लेते हैं कभी नाड़ खिंच जाती है, किसी की जो नब्ज है वो दब जाती है। तो इस तरह के जो है एक्टिविटीज हो सकती हैं।
नंबर 2 इज फटीग। थकावट के कारण जो है आपकी बॉडी जो है अब एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, लेकिन अब जबरदस्ती उस पर काम करते आ रहे हैं, तो जो है आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली डिहाइड्रेशन है, बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, और उस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको हो सकता है डिजीनेस फील हो, आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो चुकी है, और उस कंडीशन में अगर आप काम करेंगे तो इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं, आपका जो फोकस है, अटेंटिवनेस है, वो कहीं ना कहीं जो है वो पुअर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नंबर 4 इज पुअर लाइटिंग। कई बार आपके वर्क प्लेस में अच्छी इल्यूमिनेशन, अच्छी लाइटिंग ना होने की वजह से भी आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अच्छी लाइटिंग ना होने की वजह से मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर पुअर लाइटिंग है, रेड कलर का वायर टच करना था लेकिन ग्रीन कलर का टच हो गया और उसमें करंट जो है फ्लो हो रहा था, तो उस कंडीशन में ये एक्सीडेंट हो सकता है। पुअर लाइटिंग की वजह से हो सकता है सामने कोई चीज पड़ी हो, लोहे की कोई भारी चीज पड़ी हो, जिसकी वजह से ठोकर लग के हम गिर सकते हैं, हमारा सिर फूट सकता है। कोई हजार्डस मटेरियल हो, कोई केमिकल फैक्ट्री है, वहां पर हजार्डस मटेरियल्स हैं, आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो उन सब वजह से अगर आपने कोई ऐसी चीज इनहेल कर ली या आपके हाथ के ऊपर कोई एसिड गिर सकता है, तो इस तरह का मटेरियल हो सकता है। कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है, कोई भारी चीज आपके हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर गिर जाए, तो दैट कैन बी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अनदर पॉइंट कैन बी एक्ट्स ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर लोग आपस में लड़ जाएं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, या फिर जरूरी नहीं है कि लड़ ही जाए, ये भी हो सकता है कि कोई आदमी जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक आपके कलीग को प्लास की जरूरत है, प्लास की या हथौड़े की जरूरत है, आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली अगर एक पर्सन दूसरे को उसको बाय कैच उसको पकड़ा दे, तो उसके हाथ से अगर वो छूट जाएगा, उसके सर पे भी लग सकता है, नाक के ऊपर भी लग सकता है। तो इसी तरह से अगर हम अपनी इच्छा से भी अगर ऐसी चीज करें, कोई वायलेंट क्रिएट करें या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, बिना देखे सोचे समझे जो है ऐसा कोई हथियार, कोई ऐसी टूल जो है एक दूसरे के ऊपर आप प्रहार कर दें, तो उन सब रीजन से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अनदर रीजन कैन बी फॉल। आप हाइट पर काम कर रहे हैं, आपके प्रोटेक्टिव इज जो आपके वायर्स होती हैं या बेल्ट्स होती हैं, उनको बिना लगाए आप काम कर रहे हैं, या जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर रेलिंग नहीं है और आप इररिस्पॉन्सिबली आप उस चीज को काम को जो है कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फॉलिंग कैन बी द रीजन ऑफ योर एक्सीडेंट। एंड लास्ट इज स्ट्रेस। इन कंडीशन ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस, आपका ध्यान कहीं और है, काम कुछ और कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है स्ट्रेसफुल लाइफ में जो है आपका फोकस आपके काम से हट जाता है, जिस वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट्स का अगर क्लासिफिकेशन बात करें तो एक्सीडेंट्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। नंबर 1 इज इंटरनल, नंबर 2 इज एक्सटर्नल। दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ने इस तरह से इसको डिफाइन किया कि जो आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको इंटरनल एक्सीडेंट्स कहेंगे, और जो उसके बाहर होते हैं उनको एक्सटर्नल एक्सीडेंट्स कहेंगे। इसका दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि अगर कोई बॉडी, अपने जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके इंटरनल में अंदर की तरफ जो है अंदरूनी अगर कोई चोट लगती है, दैट इज योर इंटरनल एक्सीडेंट। और अगर आपके बाहर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर अगर आपकी कोई चोट लगती है या कोई बाहर दिखने वाली जो है आपका कोई आपको वाउंड हो जाता है, दैट इज योर एक्सटर्नल एक्सीडेंट। तो हम मोस्टली जो है हम कंसीडर करेंगे कि जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं दैट इज योर इंटरनल एक्सीडेंट्स, और जो बाहर होते हैं वर्क प्लेस के, दैट इज योर एक्सटर्नल एक्सीडेंट। इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल एक्सीडेंट हो, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मेजर एंड अदर इज माइनर। माइनर मींस कि कोई छोटी मोटी खरोंच लग गई और अंगूठा मुड़ गया, पैर में कोई मोच आ गई, तो इस तरह के माइनर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं डेली लाइफ में, उनको छोड़ देते हैं, उनको वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। बट अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है तो उनको हम आगे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज फेटल एंड अनदर इज डिसेबिलिटी। फेटल मींस जो बहुत ही ज्यादा एक मेजर एक्सीडेंट है जिसमें कि बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, और हो सकता है कि कोई हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। और दूसरी तरफ जो है डिसेबिलिटी मींस आपका वो बॉडी पार्ट जो है हो सकता है डिसेबल हो चुका है, जो कि काम नहीं करेगा। फैटेलिटी भी जो है कुछ टाइम बाद वो आप रिकवरी हो सकती है, जैसे कि अगर हड्डी टूटी है तो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में वो हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए और दोबारा आप अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएं। बट इन केस अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको हम आगे दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वन इज टेम्पररी एंड अदर इज परमानेंट। डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका वो बॉडी पार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर जाए।
जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो आपका हो सकता है कि एक हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, टेम्पररी है वो, 1 महीना में वो जो है काम कर सकता है। वो भी आगे 2 तरह से हो सकता है, पार्शियल या टोटल। जैसे कि अगर आपका कोई आपका कोई बॉडी पार्ट है जिसको पैरालाइज हो गया, तो वो एक टेम्पररी भी हो सकता है। तो जो पैरालिसिस है वो पार्शियल हो सकता है कि हाफ बॉडी पैरालाइज है, एक हाथ जो है वो पैरालाइज हो गया, या टोटल भी हो सकता है कि फुल बॉडी पैरालाइज हो गया जिसमें आप बेड पर चले जाएंगे, नॉट यू बट जो भी वर्कमैन है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि आपका परमानेंट जो है डिसेबिलिटी हो गया है, वो जो बॉडी पार्ट है दैट इज परमानेंटली डिसेबल्ड। दैट कैन ऑल्सो बी टोटल और पार्शियल, कि पार्शियली डिसेबल्ड हुआ है या टेम्पररीली टोटल परमानेंट डैमेज हो सकता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसका किसी मशीन के फेलियर की वजह से उसका हाथ कट जाए, तो दैट योर परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ दैट पार्ट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। इसके आगे की बात करें कि एक्सीडेंट्स के रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इनको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक्सीडेंट्स किस कारण से, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 इज अनसेफ कंडीशंस, कि जिन कंडीशन में आप काम कर रहे हैं वही अनसेफ है। नंबर 2 इज अनसेफ एक्ट्स, कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो जो है अनसेफ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। और तीसरा रीजन है कुछ और रीजंस, अदर कॉजेज, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है अनसेफ कंडीशंस, तो आपकी वर्किंग कंडीशन जो है वो अनसेफ है, और जो कि बिगेस्ट रीजन है एक्सीडेंट का। वर्किंग कंडीशन का मतलब यह है कि अगर आप हाइट पर काम कर रहे हैं, वहां पर रेलिंग नहीं है, तो वो जो है आपका एक एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। आपका टूल्स, इक्विपमेंट्स या मशीन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो अनसेफ है। कोई प्लास है, आप इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्लास है वो अनसेफ है, मींस उसके अंदर उसमें इंसुलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से आपको करंट लग सकता है। इक्विपमेंट या मशीन है, उसमें वो मशीन खराब है, उस पर आप अगर काम कर रहे हैं, तो दैट इज योर अनसेफ कंडीशन। तो मैनेजमेंट की वजह से जो है, आपकी कंडीशन की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर गाइडेड इक्विपमेंट है, आपकी कोई बहुत मूविंग जो है, कोई चेन या कोई सॉ जो है वो मूव कर रही है, लेकिन उसमें गार्ड नहीं लगा, जैसे साइकिल में भी आपका मड गार्ड होता है, चेन गार्ड होता है, उस तरह के जो आपके गाइडेड इक्विपमेंट्स अगर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट हो सकता है। आपका लेआउट फॉल्टी है, लोकेशन ऑफ प्लांट ऐसी है कि जहां पर की बहुत तेजी से जो गाड़ियां चलती हैं, वहां पर अगर लोकेशन होगी तो रोड क्रॉस करते समय कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इनएडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली, वहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सफोकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए या आदमी जो है बीमार भी हो सकता है। अनसेफ स्टोरेज है, इधर उधर सामान पड़ा हुआ है। इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस, आपने बेल्ट जो लगाया हुआ है, हाइट पर काम कर रहे हैं, या आपका जो ग्लव्स हैं, जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आपके जो ग्लव्स हैं वो फटे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको करंट लग सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द अनसेफ कंडीशंस। इनके अलावा कुछ एक अनसेफ कंडीशन जो है वो आपके साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे कि वर्किंग ओवर टाइम। 8 घंटे का काम कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद जो है, जब आपका छुट्टी का टाइम होता है, आपका बॉस आकर आपको ज्यादा काम दे देता है कि जब आप ये काम करेंगे उसके बाद ही आपकी छुट्टी होगी, तो वो आप साइकोलॉजिकली जो है परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे कि आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मोनोटनी है, एक जैसा काम करते जा रहे हैं, बोरियत आ चुकी है, आपका फोकस जो है वो काम से हट जाएगा। फटीग है, थके हुए हैं, टायर्डनेस है, आप इतना थक चुके हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है, फोकस जो है वो नहीं हो पा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एंजाइटी मींस उत्सुकता में जब आप काम करते हैं, तो इस तरह की साइकोलॉजिकल रीजंस जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नंबर 2 इज अनसेफ एक्ट्स। आपके जो एक्ट्स हैं वो अनसेफ हैं, जिसकी वजह से आप जो आपके काम करने का तरीका है वो गलत है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाए। जैसे कि ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, जो सुपरवाइजर है, उसकी इजाजत के बिना जो है आप काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्किल्स नहीं है उस चीज के बारे में, उस मशीन पे आप काम करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तब जो है हो सकता है कि आप गलत तरीके से उसको जो है हैंडल करें, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। फेलियर टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाइट पर काम कर रहे हैं, बेल्ट नहीं लगा रहे, हैवी वर्क कम काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है बेल्ट्स आपके जो लगी होती हैं हैवी लिफ्टर्स के, वो नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट आप यूज नहीं कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो आप यूज नहीं कर रहे हैं। थ्रोइंग ऑफ मटेरियल एट द वर्क प्लेस, प्लास, आपका पेचकस या हथौड़ा जो है आप अपने साथ वाले को, कोलीग को पकड़ा रहे हैं फेंक कर, और हो सकता है कि वो मिस कर जाए तो उसकी आंख में जो है वो
पेचकस, जो स्क्रू ड्राइवर है वो उसकी आंख में लग जाए, हथौड़ा जो है उसके मुंह पर लग जाए। तो इस तरह से केयरलेसली थ्रोइंग ऑफ मटेरियल जो है दैट कैन बी द अनसेफ एक्ट विच कॉज द एक्सीडेंट। वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, या तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत स्लो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। मशीन तो अपने टाइम पे चल रही है लेकिन आप बहुत स्लो हैं और हो सकता है कि उस वजह से भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। अनसेफ इक्विपमेंट यूज करें, यूजिंग इक्विपमेंट्स अनसेफ सेफली, या तो आप ऐसा इक्विपमेंट यूज करें जो कि अनसेफ है, या तो खराब होगा उस पर आप काम करें, या फिर कोई इक्विपमेंट ऐसा है, कोई मशीन ऐसी है, कोई टूल आपका ऐसा है जिसको आप अनसेफली यूज कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी डिवाइसेस अगर आप हटा दें, रिमूव कर दें, उसके बाद जो अगर आप काम करना शुरू कर दें तो उस वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी डिवाइसेस जरूर लगाइए जब भी आप वर्क प्लेस में काम करें, और जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए काम करना चाहिए। अनसेफ पोजीशंस हैं, अंडर सस्पेंडेड लोड, ऊपर जो है बहुत भारी लोड जो है सस्पेंडेड है, लटक रहा है, और उसके नीचे से जब आप गुजर रहे हैं वहां पर हो सकता है बोर्ड लगाया हो कि इस रास्ते से आपको नहीं जाना है, बट आप बहुत केयरलेसली उस सस्पेंडेड लोड के नीचे से अगर आप गुजरे, और हो सकता है कि जिस क्रेन ने उसको होल्ड किया हुआ है उसकी वायर अगर टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक एक्सीडेंट जो है बड़ा हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन हो जाए, टीजिंग हो जाए, अब्यूजिंग, एक दूसरे को गाली देना, आपस में लड़ाई हो जाना, या हॉर्स प्ले, डे ड्रीमिंग, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते समय ध्यान कहीं और है, तो इन सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मशीन जो है वो प्रॉपरली आप प्ले नहीं कर रहे हैं। वन ओन्स एक्सीडेंट प्रोन पर्सनैलिटी और बिहेवियर, कई लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी या बिहेवियर होता है कि उनका एक्सीडेंट होता रहता है, चलते फिरते गिर गए, लुढ़क गए, तो कुछ एक अनसेफ एक्ट्स जो हैं वो ये हैं। उसके अलावा कुछ और रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं अनसेफ सिचुएशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइज होना, आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, बट एक्सेसिव नॉइज की वजह से जो है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले। बहुत हाई टेम्परेचर्स पे हो सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए। ह्यूमिड कंडीशंस में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, बैड वर्किंग कंडीशंस, इल्यूमिनेशन, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, स्लिपरी फ्लोर्स हैं जहाँ पर आप फिसल सकते हैं, एक्सेसिव ग्लेयर, बहुत ज़्यादा ग्लेयर है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, डस्ट है, फ्यूम है, आपको सफोकेशन हो सकता है, या फिर आपके जो सुपरवाइजर्स हैं उनके एरोगेंट बिहेवियर, या उनके ऊपर आप जो है भड़क के काम करें। तो दीज आर सम ऑफ द अदर रीजंस, अदर कॉजेज जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन में एक टॉपिक है फोरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बेसिकली फोरमैन जो है वो एक सुपरवाइजर की तरह होता है, एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर वी कैन से, जो कि एक हायर अथॉरिटी से लेकर जो लोअर अथॉरिटी है उन दोनों के बीच में एक लैडर का काम करता है। तो फोरमैन डिटरमिन्स डेली एक्टिविटीज फॉर एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, उसको क्या करना है, और पर्सनल ड्यूटीज को मेंटेन करना। सेफ्टी रेगुलेशंस को एनफोर्स करना कि कौन सी सेफ्टी रेगुलेशन है जो कि हमें फॉलो करनी है, एंड इट एक्ट्स एज अ लाइसेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द अपर मैनेजमेंट। तो अपर मैनेजमेंट और जो लोअर जो आपकी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक सीडी की तरह जो है काम करता है। तो इट इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग अदर्स टू एंश्योर दैट वर्क इज डन करेक्टली। तो देख रेख करना कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मशीन को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, या फिर काम करते समय जो है काम को छोड़ दिया, मशीन आइडल पड़ी है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इन सब चीजों को सुपरवाइज करना जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फोरमैन। तो फोरमैन को कुछ लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है बाय द मैनेजमेंट, और फोरमैन जो है वो अपने डायरेक्ट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है। तो इसके अलावा आपके जो फोरमैन की आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी हैं। यहाँ पर कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये एक जो पीडीएफ है मैंने DEIFOE.org पर भी पोस्ट कर दी है। तो ये कुछ एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, बट ये एक जस्ट एग्जांपल है कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फोरमैन जो कि एक सिविल वर्कर हो तो उस तरह से है। लेकिन हर एक बेसिक जो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एजुकेशन जो है वो जनरली एक हाई स्कूल डिप्लोमा या जनरल एक डिप्लोमा हो सकता है 3 साल का। और उसके अलावा कुछ एक जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया सिविल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर कोई और आपका वर्क है, किसी और काम के रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क है तो उसके हिसाब से आपका क्या एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। तो आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस
क्या है, उसके नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज क्या होती हैं, कुछ एक सर्टिफिकेशन किए हुए हैं या नहीं किए हुए, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे ओशा, मॉश, ये सब कुछ एक आपके सर्टिफिकेशंस हैं। तो इन सब को आप थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हैं उसने फोरमैन ने किए हुए हैं या नहीं किए हुए। तो इस तरह से जो है आपके फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज के लिए